ठीक, आज हम लोग 7 नंबर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम पढ़ते हैं और आप भी देखें। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में, देखो ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये पहले मैं आपको बता दूं। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें कुंडली की प्रत्येक स्थिति के लिए एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र सदिश यानी कि वेक्टर बी दोनों के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री रहता है। जब आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया गया था, चल कुंडली धारा मापी, उस वक्त भी आपको ये चीज बताई गई है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। मैं केवल आपको इतना बता देता हूं कि जो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसकी विशेषता ये रहती है कि आप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब भी कोई कॉइल रखते हैं तो वो कॉइल की चाहे जिस कंडीशन पे आप उसको रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे किसी भी स्थिति पे आप उस कॉइल को रखिए, हर बार उसका ये जो एरिया वेक्टर रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का ही रहेगा। ध्यान रहेगा, अभी फिर बात करेंगे हम लोग, आएगा। ठीक, फिलहाल तो अभी बस इतना याद रख लो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेक्टर बी और एरिया वेक्टर वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ये आपको याद रखना। तो बोला, सिद्ध करिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ बराबर NIAB होता है। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, उसके भीतर एक हमने ऐसी कॉइल लगा दी। जब कॉइल रखा तो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगना शुरू हो गया। वो बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू NIAB होता है। ये आपको सिद्ध करके देना है, जहां प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फिर। प्रश्न नंबर 7 है उत्तर, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसमें एक डेरिवेशन करना है जिसकी वैल्यू टाउ इज इक्वल टू NIAB आएगी। एक छोटा सा फिगर मैंने यहां बना के रखा हुआ है, आप थोड़ा सा देख लें इसको। इस फिगर में हमने एक ये मैग्नेट्स लगाए हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। इधर की तरफ नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और इधर की तरफ साउथ पोल है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं कॉइल लगा करके। तो ये नॉर्थ और ये साउथ पोल, बीच में ये हमने एक कॉइल लगाई हुई है यहां पर कुंडली, जो कि PQRO, एस नहीं लिखा हमने क्योंकि एस हम साउथ पोल के लिए यूज कर चुके थे, इसलिए PQRO हमने लिख दिया। इस कुंडली में आप थोड़ा सा देखें, ये नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ये चुंबकीय क्षेत्र एरो के द्वारा दिशा दिखाई गई है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं B के बराबर है। ठीक, ये जो कॉइल है इसकी लंबाई L और चौड़ाई W मान लिया हमने। आप चाहें तो स्मॉल b ले सकते हैं, स्मॉल l और स्मॉल b मान सकते हैं। तो ध्यान से देखना, ये लंबाई PQL है, QR चौड़ाई है तो स्मॉल b है, RO फिर लंबाई होगी तो L होगी, और OP चौड़ाई है तो फिर से क्या होगी, स्मॉल b के बराबर होगी। और इस कॉइल में एक तरफ से हमने करंट फ्लो करवाई आई, वो करंट ऐसे इस तरह से जाते हुए कॉइल के दूसरे सिरे से ऐसे बाहर निकल गई। इतनी सारी चीजें हमने इस पे बनाया। ठीक, तो इनको नोट कर लेते हैं। जो चीज यहां पर मानी गई है लिखें, माना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव N व S हैं। B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है,
बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पी क्यू आर ओ है। माना इसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पी क्यू आर ओ रखी है। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसका आइडिया मैं आपको बताऊं। जैसे ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, और उस पे हमने ऐसा एक कॉइल लगा दिया। चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है और ये हमने कॉइल ऐसे रख दी इस पर, तो ये ऐसे आपको दिखाई दे रही, ये हिस्सा बाहर की तरफ है और ये हिस्सा पीछे की तरफ है, तो ये नहीं दिख रहा है, ये ऐसा ऊपर बना हुआ है। ये नीचे एक तरफ से धारा जाती है, ऐसे जाती है, फिर दूसरी तरफ से निकल जाती है, रखी है, जिसमें इसमें क्या क्या माना गया है, पी क्यू इज इक्वल टू आर ओ बराबर एल, पी क्यू इज इक्वल टू आर ओ बराबर एल, तथा क्यू आर इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू स्मॉल बी, ये इसकी चौड़ाई है। माना इसमें कॉइल में आई धारा प्रवाहित हो रही है, माना कुंडली में चित्रानुसार, माना कुंडली में चित्रानुसार धारा आई प्रवाहित होती है। ठीक, इतनी सारी चीजें हम इस पे यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज आप याद करें कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चालक तार रखा हो और उसमें करंट फ्लो हो रही होती है, तो उस पर एक चुंबकीय बल लगना शुरू हो जाता है। कितना चुंबकीय बल लगता है, आई बी एल, याद आया, आई बी एल साइन थीटा। लेकिन क्योंकि यहां पर अब आप देखो इस कॉइल की जो भुजाएं हैं बेटा, आप ध्यान से देखना, पी क्यू, क्यू आर, आर ओ और ओ पी, ये सभी भुजाएं आप ध्यान से अगर देखेंगे, मैं फिर से बताऊं, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये ऐसे कॉइल रखी हुई है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये वाली भुजा चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री। पहले तो सभी भुजाओं में करंट फ्लो हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली साइड, सारे के सारे किस चीज का काम कर रहे हैं, एक धारावाही चालक का काम कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर धारावाही चालक रखा है, और धारावाही चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है तो उस पर एक बल भी लग रहा होगा। तो इस कॉइल की हर भुजा पर एक एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा वो कहां से कैलकुलेट करेंगे, आई बी एल साइन थीटा से, जहां इस फॉर्मूले में थीटा क्या होता है, थीटा होता है चालक में बहने वाली धारा आई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी के बीच जितना भी एंगल बनता है। और अगर इस कॉइल का ये ऐसे रखी हुई है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो आप देख सकते हैं इस भुजा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है। फिर यहां पर ऐसे रख के देखो, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है। इसे हमने थोड़ा सा तिरछा आपको दिखाया है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सीधा बनाऊंगा चित्र में, बिल्कुल सीधा बनाऊंगा, तो केवल ये लाइन आपको दिखेगी, ना ये देख पाएंगे आप, ना ये देख पाएंगे, ना इसके पीछे का हिस्सा। तो थोड़ा सा हमने तिरछा बनाया है ताकि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसका आकृति आपको दिख जाए। तो मैं ये बात कर रहा था कि कॉइल को हमने थोड़ा तिरछा दिखाया है आपको, ताकि सारी फिगर लगभग अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको शो कर सकूं चित्र में। अब इसके मुताबिक ये जो भुजाएं इसमें बनी हुई हैं, हर भुजा में करंट फ्लो हो रही है। अगर हर भुजा में करंट फ्लो हो रही है तो इसमें हर भुजा में बल लग रहा होगा। तो हम एक काम करना चाहते हैं,
किस साइड पर कितना फोर्स लगेगा इसको कैलकुलेट करना चाहे तो देखो सबसे पहले मैं पी क्यू भुजा पर लगने वाला बल निकालूंगा। फोर्स ऑन साइड पी क्यू, इसको हम F1 मान लेते हैं। कितना बल लगेगा देखिए, आई बी और लंबाई कितनी है इसकी L, थीटा 90 डिग्री है, ठीक। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो बल की दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, एफ बी आई, इसको बी की तरफ करना है, इस आई की तरफ करना है, फिर ये एफ की तरफ हो जाएगा। तो बी किधर की तरफ, ऐसा, तो हमने इसको बी की तरफ कर दिया, इसको आई की तरफ करिए तो भुजा पी क्यू में करंट किस तरफ बह रही है, ऊपर की ओर, तो ऐसा कर दो, ठीक है। तो अब ये अंगूठा किस तरफ इशारा करता है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इस भुजा पर जो बल लगेगा वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, आप इमेजिन कर सकते हैं, इसको हम ऐसा दिखा देते हैं, ये F1, ये ऐसा मान लीजिए कि जैसे ये कॉइल है और इस कॉइल में इस भुजा पर जो बल लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ, ऐसा, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो ये कंडीशन है जो आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है, ये F1। इसके बाद फोर्स ऑन QR, तो इसको हम बहुत बड़ी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, इनसाइड, अंदर की ओर, ठीक। फिर फोर्स ऑन साइड QR निकाल देते हैं, भुजा QR पर लगने वाला बल वो कितना लगेगा, तो आई बी और स्मॉल बी, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ तो स्मॉल बी है ना, थीटा हमने 90 कर लिया है इसलिए हम नहीं लिखेंगे उसको। और इस पर बल की दिशा बताइए, देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है और ये साइड में करंट किस तरफ है, अंदर की तरफ। अगर ये कॉइल ऐसे रखी है तो अंदर की तरफ है ना करंट इसमें, तो आप चुंबकीय क्षेत्र की तरफ इसको करिए और इसको ऐसा करिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये आई की तरफ, तो अंगूठा किस तरफ है, नीचे की तरफ। इसका मतलब है इस पर जो बल लगेगा डाउनवर्ड लगेगा, नीचे की ओर। फिर फोर्स ऑन साइड RO, इस पर फोर्स मैं बना देता हूं, नीचे की तरफ लगेगा ना, बिल्कुल ये ऐसा नीचे की तरफ। ये कौन सा फोर्स है, F2, ठीक, F2। F3 RO भुजा पर लगने वाला बल ये होगा I इंटू बी इंटू एल। ये किस डायरेक्शन पे लगेगा इसको भी बताइए, B इस तरफ, I किस तरफ है, नीचे की तरफ, ये इस तरह से, तो ये फोर्स किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ। तो अगर ये कॉइल है तो इस भुजा पर लगने वाला बल किस तरफ है, ऐसा बाहर की ओर, इस तरह से। कॉइल ऐसे तिरछी रखी हुई है, यूं ऐसे फोर्स लग रहा है, याद रहेगा ना सबको, ठीक, बाहर की तरफ लगेगा। तो इसे मैं ऐसे शो कर देता हूं, ऐसा, और ये हमने बना दिया F3। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं आप। और ये बल किस तरफ है, आउटसाइड, बाहर की तरफ, ओके। नो फोर्स ऑन साइड OP, जो OP भुजा है उस पर फोर्स किस तरफ लगेगा और कितना लगेगा, तो आंसर है आई बी इंटू बी के बराबर लगेगा। और ये किस तरफ लगेगा, करंट इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, मतलब करंट बाहर की तरफ है, ऐसे ऐसे कॉइल रखिए ना, तो करंट ऐसा बाहर की तरफ है। अब फिर से हाथ को सेट करिए, ये बी इस तरफ, करंट बाहर की तरफ, तो अंगूठा ऊपर की तरफ इंडिकेशन देता है। इसका मतलब है नीचे वाली साइड पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, ऐसा ऊपर की तरफ लगेगा, F4, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये सारी भुजाओं पर लगने वाले बल हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इन सभी बलों को बेटा अगर आप गौर से देखोगे तो थोड़ा ध्यान से देखना, F2 और F4, ये दोनों बल F2 और F4 दोनों बराबर है, विपरीत दिशा में है
और एक ही लाइन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इनके बारे में हम नोट कर देते हैं, क्योंकि फोर्स F2 व F4 परस्पर समान विपरीत तथा एक रेखा में है, समान भी है, विपरीत दिशा में भी है, एक लाइन में है। अतः ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे। अच्छा, बाकी जो दो बचेंगे, तो F2 और F4 का तो काम खत्म, इन्होंने एक दूसरे को कर दिया कैंसल। अब बचे बेटा F1 और F3, ठीक है। तो F1 और F3 का क्या होगा, F1 मैं फिर से आपको दिखाता हूं, ये क्वाल ऐसे तिरछी मैंने रखी है, F1 ऐसा अंदर की तरफ है और F3 ऐसा बाहर की तरफ है। अब आप देखिए, और F1 और F3 को भी देखें बउआ, ये भी दोनों आपस में बराबर हैं बराबर। देखो, ये अंदर की तरफ खींच रहा है, ये बाहर की तरफ ढकेल रहा है इसको, तो ये अंदर खींचता है, ये बाहर ढकेलता है, दोनों बल बराबर हैं, एक ही वस्तु पर लगे हैं, अलग अलग बिंदुओं पर लगे हैं, विपरीत दिशा में लगे हैं। ये शर्त क्या होती है, ये सारी शर्त मिलकर एक कपल ऑफ फोर्स बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, और बल युग्म के प्रभाव में वस्तु क्या करने लगती है, घूर्णन गति करना स्टार्ट कर देती है। तो इन बलों में क्या खास बातें हैं, इनको भी नोट कर देते हैं। क्योंकि फोर्स F1 व F3, देखो क्या क्या गुण है इनमें, समान है कि नहीं बताओ, समान है, विपरीत है कि नहीं, विपरीत भी है, क्योंकि एक अंदर खींचता है तो एक बाहर ढकेलता है, विपरीत भी है। इसके बाद एक ही वस्तु पर हैं, अलग अलग बिंदुओं पर हैं, विपरीत एक ही वस्तु पर तथा अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बिंदुओं पर कार्यरत हैं। इसलिए ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक, और बल युग्म के प्रभाव में वस्तु हमेशा घूर्णन गति करती है। तथा इस बल युग्म के प्रभाव में कुंडली PQRO ऐसा घूमने लगती है। तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये ऐसा घूमने लगेगी, PQRO घूर्णन गति करने लगती है। ठीक, अगर ये घूर्णन गति करने लगती है तो हमें इसी बल युग्म के आघूर्ण को ही कैलकुलेट करना है। मैं आपको यहां पर कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। ठीक, अतः कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, अतः कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण
बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको? दोनों में से एक बल तथा उन बलों के बीच की लंबवत दूरी। कोई भी एक बल ले लेंगे इन दोनों में से, कौन से दोनों में से? जो बल युग्म का आघूर्ण दो बल युग्म बना रहे हैं, एक बल ले लेंगे और दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, ठीक है। अब थोड़ा सा जरा इसका हमने एक फिगर और बनाया हुआ है, उसको भी आप जरा गौर करें। ये फिगर है टॉप व्यू, यानी कि आप इसी को यहां ऊपर से देखिए, जब ऊपर से, तो ये उसका टॉप व्यू है। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे, मतलब जैसे ये कॉइल हमने ऐसे रखी है, इसको आप ऐसा ऊपर से देखिए तो आपको क्या नजारा दिखेगा? चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको माने तो ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, और उसके अंदर ये कॉइल ऐसे रखी है तिरछा थोड़ा सा। ऊपर से देखने पर देखो फिर से ये चुंबकीय क्षेत्र सीधा ऐसे है, ये कॉइल हल्की तिरछी रखी हुई है। ये कौन सा बिंदु है कॉइल का बताएं? Q, और ये R। समझ आया ना? धारा ऐसे जा रही है, इसकी लेंथ बताइए कितनी है इसकी? B, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड B, सॉरी हाँ मैग्नेटिक फील्ड B है, इसमें ये कॉइल थोड़ी तिरछी रखी है। अब इसे ऐसा ऊपर से देख रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा ऐसे दिखेगा आपको। ये चुंबकीय क्षेत्र और ये कॉइल थोड़ी तिरछी रखी हुई है, समझ आ रहा है कुछ? ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये कॉइल QR ऊपर से दिखेगा केवल आपको। आप जब ऊपर से ऐसा देखेंगे तो आपको Q दिखेगा, R दिखेगा, क्योंकि पीछे ये लाइन तो नहीं दिखेगी ना आपको, R के पीछे भी ये लाइन नहीं दिखेगी, केवल Q और R आपको दिखेगा बस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसा दिखेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये QR कॉइल हमने बना दी। इसकी लंबाई कितनी है Q से R तक टोटल? B, सबको पता है। अच्छा, इस पर जो बल मिलकर बल युग्म बनाते हैं वो कौन से बल हैं? देखो, एक इस पर इधर की तरफ लगा हुआ है, इस भुजा पर लगा है ना, हम शिफ्ट करके यहां ले आते हैं थोड़ा जरा, और इस पर ऐसे लगा है। तो अगर ये कॉइल ऐसे तिरछी रखी हुई है, ये फोर्स ऐसे लगा है, तो जब हम आपको ऐसा करके दिखाएंगे तो देखो ये कैसा दिखेगा? ऊपर की तरफ दिखेगा ना, ऊपर की तरफ। अच्छा, इस वाली भुजा पर बल कैसा लगा है? बाहर की तरफ ऐसे। अब ये शिफ्ट करके अगर यहां ले आए और आपको हम ऐसा कॉइल करके दिखा रहे हैं, तो ये फोर्स किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। समझ आया आपको? ठीक। तो इस पर आपको ऊपर की तरफ बिल्कुल दिखेगा फोर्स लगा हुआ, और इस पर आपको फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ दिखेगा। ये कौन सा फोर्स है बता सकते हैं? F1, F1। और ये कौन सा फोर्स है? F3, ठीक है। अभी ये बात कम समझ आई आपको? फिर से देखिए, ये कॉइल ऐसी है, इस पर ये फोर्स अंदर की तरफ ऐसा लगता है, कौन सा फोर्स है ये? F1। तो जब हम इसको ऐसा करे ऐसा आपको ऊपर से दिखाएंगे तो ये फोर्स किस तरफ दिखाई दे रहा है? F1 ऊपर की तरफ, और इस पर लगने वाला F3 नीचे की तरफ। इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमको चाहिए, तो हम एक काम कर लेते हैं, आप यहां से ऐसा एक लंब इसमें डाल दीजिए, ऐसे। ये है दोनों के बीच की लंबवत दूरी, इस फोर्स और इस फोर्स, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपकी आ जाएगी। इसको कुछ नाम दे देते हैं, n नाम रख दीजिए। n तो नॉर्थ पोल के लिए सिर्फ कर दिया है फिक्स, m कर लीजिए इसको। तो दोनों के बीच देखो बल कौन सा? F1 और F3 है, तो दोनों में से कोई एक बल लेना है, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों में से कोई एक बल ले लेंगे, चाहे F1 ले लें या F3, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी QM, ठीक है। दोनों के बीच की लंबवत दूरी QM ही तो है। अच्छा, अब
अगर ये कुंडली है ऊपर से देखने पर अगर आपको ऐसी दिख रही है ऐसे, फिर से अगर कॉइल ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसके लंबवत। अब अगर हम इस कॉइल को ऐसा दिखा रहे हैं तिरछा, तो एरिया वेक्टर अभी भी तो इसके लंबवत रहेगा। अगर ये तल के लंबवत है, इसका मतलब ये चौड़ाई के भी तो लंबवत है। तो मुझे एरिया वेक्टर अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा मुझे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर अगर हम दिखाते हैं तो हमको ऐसा शो करना पड़ेगा। ये है इस कॉइल का एरिया वेक्टर। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया ये? अरे ये कॉइल में ऐसा एरिया होता है कि नहीं होता, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, अब हम टॉप व्यू दिखा रहे हैं। अब आपको टॉप कैसे दिखाएंगे, आप तो यहां चढ़ के देख नहीं सकते, तो मैं आपको ऐसा करके दिखाता हूं। आप देखिए कॉइल हल्की तिरछी रखी हुई है, एरिया इसके परपेंडिकुलर है। समझ आ गया अभी? ओके, तो ये वेक्टर ए आ गया। मैंने मान लिया कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मान लिया हमने। ठीक है, क्या थीटा है बताओ फिर से? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का कोण। अच्छा बेटा, अब मुझे ध्यान से बताना, ये क्या है? चौड़ाई। ये इसका क्या है? एरिया वेक्टर इस क्यू आर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। उस 90 में से ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा? वेरी गुड, ये एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा। क्लियर इतना? क्योंकि एरिया वेक्टर चौड़ाई पर लंब रहेगा। अब अगर ये बी पर लंब है तो उसमें से 90 डिग्री में से ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा। ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इस एंगल के बारे में बताइए कितना बनेगा? ये समकोण त्रिभुज है छोटा सा, इस छोटे समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री, एक 90 माइनस थीटा, तो तीसरा थीटा ही होगा। ये पक्की जोड़ी है, आप इसको याद रखिए, ये एंगल थीटा होगा। आप हमेशा याद रखें किसी समकोण त्रिभुज का एक एंगल 90 तो होता ही होता है। अगर उसका एक दूसरा एंगल थीटा हो जाए तो तीसरा पक्का 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर एक 90 है और एक 90 माइनस थीटा हो जाए तो फिर तीसरा थीटा हो जाएगा। ये जोड़ी आप याद रखो। तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। अब मुझे ना इससे, इसकी मदद से मुझे तो ये क्यूएम डिस्टेंस चाहिए। तो थीटा के लिए ये काहे का काम करेगा? लंब। और 90 डिग्री के ठीक सामने ये काहे का काम करेगा? कर्ण। तो हम साइन थीटा लगाते हैं। इसको अभी यहीं रोक देते हैं, पहले हम थोड़ा सा वैल्यू निकाल लेते हैं। हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर एम क्यू में, आर एम क्यू में। ठीक है, अगर आर एम क्यू में लगाएंगे तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू बताइए यहां से। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्यू एम, कर्ण क्यू आर, क्यू एम अपॉन क्यू आर। तो अगर क्यू एम निकालोगे तो कितना मिलेगा? क्यू आर साइन थीटा। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? क्यू आर की वैल्यू स्मॉल बी के बराबर है, तो यह आ जाएगा स्मॉल बी इंटू साइन थीटा। ये क्यू एम की वैल्यू अब हम वहां पर रख देते हैं, इसलिए टाउ इज इक्वल टू F1 या F3 में से किसी की वैल्यू लिख दो आप। F1 आई बी एल, तो हम लिख दिया आई बी इंटू एल। और क्यू एम के लिए, क्यू एम के लिए ये बी साइन थीटा। क्या आप बता सकते हैं थीटा यहां पर क्या चीज है? कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का कोण। ठीक है, अब क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे शुरू में याद करिए क्या बोल रहे थे। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कुछ बताया था हमने आपको। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके भीतर कुंडली की हर स्थिति के लिए थीटा का मान कितना होता है?
यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का कोण कितना रहता है? 90 डिग्री का रहता है। ठीक है, इसमें एक चीज और देख सकते हैं आप, यहां L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। कोयल की लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो L इंटू बी कुंडली का क्या हो गया? क्षेत्रफल। कुंडली का क्षेत्रफल। थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। देयरफॉर टाउ विल बी L इंटू बी, ए बन जाएगा, ये I, फिर L इंटू बी का A, और ये कैपिटल B, और थीटा 90 लिखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1, IAB आया। लेकिन ये हमने उस समय निकाला जब कुंडली में तार का एक फेरा लगा है। अगर कुंडली में तार के n फेरे हों तो यहां लिख देंगे यदि कुंडली में तार के n फेरे हों तब कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का गुण क्या होगा? NIAB। और यही आपको सॉल्व करके लाना भी था। नहीं समझ आया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से फिगर सहित दोनों फिगर बनाओ और अच्छे से समझ के आप इसको करिए। ठीक है, अच्छा अब और आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर हम 7 का अथवा वाला पार्ट सुनिए, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबने पढ़ा है। बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और आप याद करो बेटा, अभी हाल ही में हमने इसके चौड़ाई का मतलब फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकाल के आपको दिखाया है, इसलिए मैं आज नहीं करूंगा। आप पिछले वाले सेट से या मॉडल पेपर जहां भी रहा है, मॉडल पेपर में था, सेट में ही था, हाँ सेट में, सेट 1 एक्सियस में था, क्वेश्चन नंबर 4 खा, चौथे के खा में था। आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, इसलिए मैं इसको यहां सॉल्व नहीं करूंगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है? पिछले सेट में ही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आया था अभी तो, और मैं आपको याद दिलाऊं, ये था क्वेश्चन नंबर 9, सेट 1 एक्सियस का क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपके लिए लिखा गया था। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हमने नहीं लिखा और ना हम लिखेंगे, तो कौन लिखेगा? फिर आप लिखेंगे। कैसे? अगर आपको आ जाए तो ऐसे लिख लो, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो पिछला सेट एक्सियस उठा के देखिए, उसमें ये लिख के दिखाया गया है। तो ये वाला पार्ट सभी बच्चे अपने आप मन से अपने आप से करेंगे, कुछ आप भी तो करिए। अच्छा, अगला बेटा इसी में क्वेश्चन लगा है, इसकी कार्यविधि समझाइए। किसकी कार्यविधि समझा दें? ट्रांसफॉर्मर। बड़ा इजी है, आपको याद भी होगा, कार्यविधि हमने लिख दी है क्योंकि ये पिछले सेट या मॉडल में नहीं किया हमने। देखो क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर में मैं आपको याद दिलाऊं, 2 कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। सोर्स से जब भी कोई आते हैं तार, उनको हमेशा कहां पर कनेक्ट करते हैं? प्राइमरी कॉइल में। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में हम जब जोड़ेंगे तो जो भी स्रोत हमारा होगा प्रत्यावर्ती धारा का, उसको हम प्राइमरी कॉइल में कनेक्ट कर देंगे। अब प्रत्यावर्ती धारा तो तेजी से परिवर्तित होती है, तो इस प्राइमरी कॉइल में बहने वाली धारा का मान तेजी से बदलना शुरू हो जाएगा। जब इसमें बहने वाली धारा का मान तेजी से परिवर्तित होगा तो ये कुंडली बार बार चुंबकित और विचुंबकित होगी। धारा बहेगी, चुंबकित, धारा खत्म, विचुंबकित। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन बार बार इसमें होगा। इस वजह से इस कुंडली के चारों तरफ एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाएगा। जब करंट आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा,
करंट नहीं आएगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। और ये प्रत्यावर्ती धारा में बहुत तेजी से होता है। तो मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ये बड़ी तेजी से होगा, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और क्योंकि जिस कोर में प्राइमरी कॉइल लिपटी हुई है, उसी कोर में सेकेंडरी कॉइल भी लिपटी हुई है, तो जब इसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फैराडे के नियम के अनुसार किसी कुंडली से जब भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बस यही वर्किंग है ट्रांसफार्मर की। आप देखो, हमने लिखा भी है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। दिए गए विद्युत वाहक बल के स्रोत को, यानी कि जो एसी का सोर्स होगा, उसको सदैव ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में जोड़ देते हैं। प्राइमरी कॉइल में हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा बहती है, तो धारा के प्रत्येक चक्र में, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ आप जानते हो, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ इस तरीके का होता है, साइनसॉइडल कर्व होता है इसका। एक चक्कर में एक दिशा में, और एक चक्कर में एक बार एक दिशा में आधे चक्कर तक, और बाकी आधे चक्कर तक दूसरी दिशा में। तो जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा बहती है, तो धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाती है। अतः क्रोड में एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि द्वितीय कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी हुई है। अतः क्रोड में बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन होने से इस कुंडली में, यानी कि द्वितीय कुंडली में को गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी उसी आवृत्ति का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बस इतना सी वर्किंग है उसकी, ट्रांसफार्मर की। एंड आई होप पढ़ आप चुके ही हैं, मैंने केवल एक बार आपको हिंट दे दी, तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया ये? ठीक। तो ये ट्रांसफार्मर का क्या कर लिया आपने, कार्यविधि। इसके साथ ट्रांसफार्मर की एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है उसके साथ में, उस न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर 8 में एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है, आंकिक भाग, उसको भी सॉल्व करते हैं भाई। आंकिक भाग मैं पढ़ता हूं और देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हमको दी गई हैं, उन्हें नोट कर लेते हैं। लिखा हुआ है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 एवं 110 हैं। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताइए। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसे आपके लिए चित्र बनाता हूं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पहले तो मैंने बना दी, प्राइमरी कॉइल, ये उसकी कोर बना दी हमने, और ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली। दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। सोर्स जो हमने जोड़ा है वो प्राइमरी कॉइल में जोड़ा जाता है, तो सोर्स प्राइमरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने जो एक रेसिस्टेंस लगाया है वो एक, चलो अभी हम पढ़ेंगे तो फिर से दोबारा लिख देंगे हम उसको। लगभग इस तरीके की कंडीशन है। अब मैं पढ़ता हूं और लिखते जाऊंगा। प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या, तो आपको याद है बेटा, प्राथमिक कुंडली में फेरों को कैसे लिखते थे, एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 1100। 1100 फेरे हैं प्राथमिक कुंडली में। द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हैं, 110 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यहाँ पर जो हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं
वो 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज होता है उसको किससे लिखते हैं? वीपी 220 वोल्ट। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र, द्वितीय कुंडली से एक यंत्र जुड़ा हुआ है, इसकी प्रतिबाधा 220 ओम है, इसका जो प्रतिबाधा है Z है, R आप मान सकते हैं ये कितना है? 220 ओम है प्रतिबाधा। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात करिए। द्वितीय कुंडली में जो उधर जुड़ा हुआ है उसका मान ZS इज इक्वल टू 220 वोल्ट। इतनी सारी चीजें हमें दी गई हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान, यानी कि जो प्राइमरी कॉइल है वो कितनी करंट ड्रॉ करेगी वो हमको पता लगाना है। प्राथमिक कुंडली के द्वारा ली गई धारा को IP से प्रदर्शित करेंगे और यही हमको पता लगाना है। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे इसको हम। हाँ, सबसे पहले क्या किया जाए? NP, NS और VP मालूम है, तो पहले हम VS निकाल लेते हैं कि सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम हल करते हैं, आप भी गौर से देखें। सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP से। तो VS की जगह हमें मालूम नहीं है, हमें निकालना है। VP कितना है? 220। इसके बाद NS 110, NP 1100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 110 से 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 इधर चला जाएगा, तो VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 वोल्ट। मतलब सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो 22 वोल्ट है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऊंचाई की अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर है। और यहां से हमको पता लगा ऐसा नहीं है, पहले भी पता लगा, क्योंकि फेरों की संख्या प्राथमिक में ज्यादा है, द्वितीयक में कम है। ये प्राइमरी कॉइल अपचाई ट्रांसफार्मर की पहचान है ये। ठीक है, ओके। तो VS की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 22 वोल्ट। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर वोल्टेज 22 वोल्ट है, इस परिपथ की प्रतिबाधा 220 ओम है, तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा कितनी होगी। ठीक है, तो माना द्वितीय कुंडली में धारा IS है। ठीक है, अगर द्वितीय कुंडली में करंट IS है तो फिर से एक सूत्र लगाएंगे हम, NS अपॉन NP बराबर, नहीं सॉरी, अभी तो बेटा हमको IP और IS दोनों में से कुछ भी नहीं पता ना, तो पहले हम IS निकालना चाहते हैं। करंट का फॉर्मूला होगा वोल्टेज अपॉन प्रतिबाधा, I बराबर V अपॉन R होता है ना, तो IS इज इक्वल टू VS अपॉन Z। VS की वैल्यू कितनी है? 22 वोल्ट, और Z है 220। तो IS अगर निकालोगे तो 1/10, या हम यूं कह सकते हैं 0.1 एम्पियर करंट जा रही है। सेकेंडरी कॉइल में 0.1 एम्पियर की करंट है। अब सेकेंडरी कॉइल की करंट मिल गई, अब हम प्राइमरी कॉइल कितनी करंट ले रही है ये हम पता लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला लगा देंगे, NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो NS अपॉन NP, NS अपॉन NP 110/1100, 110/1100। IP हमको फाइंड आउट करना है, IS की वैल्यू 0.1 है, इसके 0 से इसका 0 कैंसिल हो गया, 11 से 10 बार में ये कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा। तो IP इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 10।
एक जीरो और हटा के अगर आप पॉइंट बढ़ाओगे तो आईपी आएगा 0.01 एम्पियर। तो प्राथमिक कुंडली के द्वारा ड्रॉ की गई करंट कितनी होगी? 0.01 एम्पियर के बराबर करंट प्राथमिक कुंडली में खींची जाएगी। इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सारा कुछ हो गया। अब इसी में एक अथवा वाला पार्ट लगा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा वाले पार्ट को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अथवा वाला भाग मैं पढ़ूंगा, आप भी गौर से देखिए। लिखा है एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूम रही है। सिद्ध करिए कि क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर है। ठीक है, देखो क्या कंडीशन है, तो सूत्र का निगमन करना है। सूत्र E बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर का निगमन। ठीक, इसके लिए मैं ये चुंबकीय क्षेत्र मान लेता हूं। ऐसा जब हम बनाते हैं तो आप समझ जाते हैं ना कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बोर्ड के तल के लंबवत और बाहर की ओर, अंदर की ओर। बोर्ड के तल के लंबवत, अंदर की ओर। अब आपको क्या बोला गया, इसकी तीव्रता कितनी है चुंबकीय क्षेत्र की? कैपिटल बी। इसमें एल लंबाई की तांबे की एक छड़ है। मान लिया हमने कि ये एल लंबाई की तांबे की एक छड़ है। ठीक है, ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। इसका जो कोणीय वेग है वो है ओमेगा, और अपने एक सिरे के परितः घूर्णन गति कर रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ये सिरा फिक्स कर दें, ये फ्री रखें और फिर ऐसे ये घूर्णन गति कर रही है। देख रहे हैं, तो ये लगातार इसमें हो रहा है। ये सिरा फिक्स है, ये सिरा ऐसे लगातार घूर्णन गति करते जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हो रहा है। अब आप देखें, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है और उसमें ये छड़ ऐसे घूम रही है। देखो, ये बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, और इसमें ये छड़ ऐसे लगातार घूर्णन गति कर रही है। आपको क्या लगता है, ये क्षण चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी कि नहीं काटेगी? काट रही है। अगर बल रेखाओं को काटेगी तो इसके दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। बस वही विद्युत वाहक बल आपको इतना कैलकुलेट करके ले आना है। ठीक है, उसके लिए हम एक काम करेंगे। माना क्षण का रेखीय वेग v है, माना क्षण के सिरे, इसका कुछ नाम आप रख सकते हो O A। तो सिरा O तो घूमेगा नहीं, सिरा O तो फिक्स है, A ऐसे रोटेट करेगा। तो माना क्षण के सिरे A का रेखीय वेग, क्षण के सिरे A का रेखीय वेग कितना है? V के बराबर है। ठीक, तो क्या आप बता सकते हैं V का मान कितना होगा? क्या आपको याद है V और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? V इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्लास 11th में आए। R क्या है? रेडियस, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। यहां रेडियस का काम कौन करेगा? L, और कोणीय वेग कितना है? ओमेगा। देन V इज इक्वल टू L ओमेगा। इतना समझ आ गया? अच्छा, अब एक चीज इसमें और मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। जब ये छड़ ऐसे गिरती है तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर रही है? काट रही है। इसका एक सिरा बिल्कुल फिक्स है। तो बेटा, जब ये ऐसे छड़ गिरती है तो केवल एक सिरा ही तो गिरता है, दूसरा सिरा तो कहां गिर रहा है? कुछ बात समझ में आई?
आप खुद सोचो ना, जब ये ऐसे घूमेगी तो इसका एक ही सिरा तो नीचे की ओर गिर रहा है, तो इस सिरे की वजह से ही तो चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी ये तो गिर नहीं रहा है, और यही बार बार इसी की वजह से काट रही है। अब ऐसी हालत में एक सिरा तो v वेग से गति करता है, दूसरा सिरा गति नहीं करता, तो इसका रेखीय वेग कितना, इस सिरे का v, और इस सिरे का रेखीय वेग 0। तो जब अभी हम रेखीय वेग यूज करने की बात आएगी तो इसका रेखीय वेग यूज करेंगे या इसका यूज करेंगे? वेरी गुड, आंसर है दोनों का एवरेज यूज करेंगे। तो हम क्षण के दोनों सिरों का औसत रेखीय वेग निकाल लेते हैं। क्षण के दोनों सिरों का औसत रेखीय वेग, दोनों का एवरेज चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, 0 इसकी वेलोसिटी है, इस बिंदु का रेखीय वेग v है बाई 2, इस तरह से रेखीय वेग कितना आ गया, v बाई 2। अब जब दोनों सिरे गिर रहे होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो बल रेखाओं को काटते हुए जब गिरते हैं दोनों सिरे, तो उन दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत वाहक बल की वैल्यू कितनी होती है, BVL के बराबर। अतः तार के, या क्षण है तो क्षण लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, क्षण, तो हम भी यहां पर क्षण लिख देते हैं। अतः क्षण के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है BV इंटू L, तो हम B की जगह B लिखेंगे। वेग कौन सा यूज करेंगे आप, ये v बाई 2 यूज करेंगे, L की जगह पर L लिखेंगे हम। देन E इज इक्वल टू 1 बाई 2 B, 1 बाई 2 B, और V की जगह पर क्या लिख सकते हैं, L ओमेगा, और फिर ये L भी लिखा रहेगा। इस तरह से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई 2 ओमेगा लिख दिया हमने, फिर B लिख दिया हमने, और L इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वेयर। इस तरह से ये क्षण जो कि लगातार ऐसे रोटेशनल मोशन करते जा रही है, इसके द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटती हैं, और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं कटती हैं, इनकी वजह से इसके दोनों सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू आती है 1 बाई 2 ओमेगा BL स्क्वेयर, ये इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। इसके 9 नंबर क्वेश्चन बेटा जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है और जेनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप तो जानते ही हैं ये दोनों ही चीजें हमारे सिलेबस में 2021 के एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, इसलिए उनको करना जरूरी नहीं है हमें। और इस तरह से सेट 2 जो कि XT है, ये अब हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो सेट 3 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 2020 का, जो कि मेरे ख्याल से XU होगा, शायद XU है। ठीक है, तो बाकी चीजें पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।